नमस्कार। अब आप लोगों को मैं एक खुशखबरी दे रहा हूं कि आप लोग काफ़ी परेशान हैं कि जीएस का बैच जो है जिस तरह से चल रहा था यह कब से चलेगा, कैसे सर चलेगा। तो इसके लिए देखिए आप लोग कि हम और पद्माकर सर दो लोग जिस तरह से आप लोगों को ऑफलाइन में हम लोग जीएस की क्लास पढ़ा रहे थे, सामान्य अध्ययन की क्लास पढ़ा रहे थे, उसी तरह से क्रमबद्ध ढंग से पांचों सब्जेक्ट की क्लास आपकी सर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आप जानते ही हैं कि सर सब्जेक्ट में संविधान, आपकी ज्योग्राफी जिसमें दोनों पार्ट, इकोनॉमिक्स और आपका साइंस, और हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो है कि पूरे आपका कोर्स जीएस का सामान्य अध्ययन का जो कोर्स है, ये क्लासेज हम लोग पढ़ाएंगे दोनों लोग मिलकर के, सर लोग यानी हम और पद्माकर सर दोनों लोग। और इसके लिए निःशुल्क, इसका कोई शुल्क नहीं है, मात्र केवल जो एडिटिंग और संचालन जो शुल्क है ये केवल 500 रुपये है। वो 500 रुपये शुल्क आप लोग जमा करेंगे और आप जो है कि सारे क्लास आपको क्रमबद्ध ढंग से रेगुलर चलेंगे, उसको आप लोग पढ़ेंगे। और ये और एक बात है आप लोगों के लिए कि जैसे जो लोग क्लास ले रहे थे, ऑफलाइन में क्लास पढ़ रहे थे, एडमिशन भी उनका हुआ था, चाहे वो सुबह की क्लास हो सलोरी की या शाम की क्लास तिलियरगंज की हो, सभी लोग जो लोग अपियरिंग थे यानी फीस जमा कर चुके थे, अभी उनका पूरा कोर्स पूरा नहीं हुआ था, वो लोग परेशान न हो, वे लोग भी ये संचालन मात्र 500 रुपये फीस जमा करके एंडीज ऐप पर आपको क्लासेस मिलेंगी, उसे डाउनलोड करेंगे, वो ऐप से आपको लिंक दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा जब आप शुल्क जमा करेंगे तो आप इससे पढ़ते रहिए। ये बहुत अधिक शुल्क नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। आप घर पे रह करके आप पढ़ाई करते रहिए ताकि आप जो पढ़े हैं वो आपकी स्मृति में रहे, आप भूले नहीं। और जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी होगी महीने, 2 महीने, 3 महीने में, जैसे ही ये कोरोना का कहर थोड़ा डाउन होता है या हमारे जैसे भी लगे हुए भारत में और अन्य देशों में कोई वैक्सीन आ जाती है, उसके आधार पे जैसे कोचिंग खुलेगी तो उसमें ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी चलेगी। इससे आप लोग भ्रमित मत रहिए। बहुत लोग परेशान हैं कि हम लोग फीस जमा किए हैं तो क्या हम लोगों की क्लास नहीं चलेगी ऑफलाइन की। तो वो क्लासेस जहां तक आपके सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, जो बाकी हैं, हम और सर दोनों लोग मिल करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इससे आप लोग एकदम चिंतित मत होइए, केवल आप लोग पढ़िए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करिए। हर तरह का संभव जो प्रयास है आप लोगों के लिए हम और सर दोनों लोग मिल करके करेंगे। तो आप लोग जो है कि इससे जो है उबर करके और अध्ययन में लग जाइए। अब देखिए, कल हमने आप लोगों को पढ़ाया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो देखिए, हमने बंगाल के गवर्नर, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, अब है आज हम प्रारंभ कर रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो देखिए कि आप लोग इस बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल में अंतर, तो देखिए हमने बताया आप लोगों को पिछले क्लास में कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद आप जानते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद भारत में आने वाला पहला 1793 का चार्टर एक्ट आया। तो जो 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया तो उसमें ये प्रावधान 20 वर्षों के बाद यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी भारत में व्यापार करने का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए प्रदान कर दिया गया, राजनैतिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। तो जब 20 वर्ष ऐड करेंगे आप तो 1813, तो 1813 का जब चार्टर एक्ट आया तो उसमें कंपनी के राजनैतिक एकाधिकार तो रहा लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और चीन का व्यापार यथावत बना रहेगा।
उसके 20 वर्षों के बाद जब 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट में अब ब्रिटिश कंपनी के पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी अब कंपनी सिर्फ अब यह भारत में उसका राजनैतिक एकाधिकार रहेगा, प्रशासन करेगी, लेकिन अब व्यापार नहीं करेगी। तो इस 1833 के चार्टर एक्ट में अब प्रावधान आया कि अब जो है प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीकरण किया जाए। यानी एक व्यक्ति हो जिसके अधीन पूरे भारत भूमि जो है, इस भारत भूमि पर जो ब्रिटिश एकाधिकार कायम है, ब्रिटिश प्रांत है, सबका एक प्रमुख हो, यानी वहां केंद्रीय सत्ता कायम हो, केंद्रीय प्रशासन को बहाल किया जाए। इसके लिए अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यही देखिए अंतर आपको समझना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में यह बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया और 1833 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहा। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इस एक्ट के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अब आप देख रहे हैं कि जब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो अब यह 1833 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो अब यहां ध्यान आपको देना है कि जब भी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए यहां कुछ लोग भ्रम में होते हैं कि कई बार प्रश्न पूछा हुआ है और लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा गया है और उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम नहीं है। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि प्रश्न पूछ दिया गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम नहीं है, उसमें नाम दे दिया है वारेन हेस्टिंग्स का। तो देखिए वारेन हेस्टिंग को जो हमने कल की क्लास में बताया आप लोगों को कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी उसके अधीन मुंबई और मद्रास। तो जब ऐसी दशा में वह देख रहा था, एकाधिकार उसको मिला था, तो एक कानून यानी नियम के तहत नहीं ऐसे कहा जा सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जबकि विकल्प में लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं है तब। लेकिन अगर नियम के आधार पर, एक्ट के आधार पर, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो इस भ्रम में मत आप लोग रहिएगा। अब देखिए कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक यह भारत का गवर्नर जनरल और इससे पूर्व बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो उस समय यहां आधुनिक भारत में समाज सुधार आंदोलन के प्रणेता, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, सुबह एवं शाम का तारा, भोर का तारा के नाम से जाना जाता है राजा राममोहन राय को। तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से, यानी राजा राममोहन राय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे कि समाज में यह बहुत ही गलत है कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को उसके चिता पर सती नहीं होना चाहिए। तो इस प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी ये समझा कि यह गलत है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका, अक्सर ये पूछता है, तो नियम 17 के द्वारा, इसी को धारा 17 भी दे देता, अनुच्छेद भी 17 दे देता है। तो इसके द्वारा बंगाल से सती प्रथा का अंत किया और अगले वर्ष अर्थात 1830 ईस्वी में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों से भी सती प्रथा का अंत कर दिया गया। लेकिन जब ये भी प्रश्न देता है कि भारत से सती प्रथा का अंत कब हुआ, तब भी आपको 1829। अगर कभी प्रेसिडेंसी से अगर प्रश्न देता है, पूछ दिया जाता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी या मुंबई प्रेसिडेंसी से सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो ये दिया जाएगा, उत्तर होगा आपका 1830।
1930 में। तो इस तरह से इस प्रथा का अंत कर दिया कि यानी अब पति के मरने के बाद कोई भी महिला अपने पति के साथ सती नहीं होगी। अगर परिवार के लोग दबाव डालते या स्वयं स्वेच्छा से भी पत्नी मरना चाहती है, सती होना चाहती है, या समाज द्वारा किया जा रहा है, परिवार द्वारा किया जा रहा है, तो अब क्या होगा कि यानी अब वह कानून के दृष्टिकोण से वह अपराधी है, ऐसा उसे करने का अधिकार नहीं है। अंत कर दिया। अब देखिए, एक प्रथा थी समाज में चली आ रही थी, जैसे आज भी आप देख रहे हैं, टोना है, टोटका है, भूत है, प्रेत है, बाधाएं हैं। जैसे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, दोनों धर्मों में, जिसे आप लोग समझिए, जिसे आप कहते हैं हिंदुओं में ओझा, कोई कहता है सोखा, कोई कहता है पुजारी, कोई कहता है बाबा। और बाबाओं का देख रहे हैं आप लोग कि कितने बाबा जो है आगे हैं, क्योंकि इस समय देश ही बाबाओं का है। तो इस तरह से आप लोग ये देख रहे हैं। तो उसी तरह से मुसलमानों में भी आप लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों में भी मौलवी, मुल्ला, इस तरह के लोग होते थे, जो लोगों के भूत प्रेत ऐसी जो बाधाएं थी, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करने वाले लोग थे। तो लोगों को, आम जनमानस को, ये दोनों वर्ग के लोग, हिंदू वर्ग के लोग और इस्लाम धर्म के लोग, ये दोनों लोग जो है ठगने का प्रयास करते थे। तो इसी प्रथा को कहा गया है ठगी प्रथा। तो इसमें बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया और पकड़ करके उनके ऊपर जो है जुर्माना लगाया गया, उन्हें कोड़े बरसाए गए, इस तरह का। और इस प्रथा का दमन करने के लिए इन जो है कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के लोगों को पकड़ने के लिए कैप्टन स्लीमन की नियुक्ति किया था। कैप्टन स्लीमन ने उनका दमन कर दिया। लेकिन देखिए, अब यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि जब पूछा जाए कि ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठगी प्रथा का दमन करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसे नियुक्त किया था? तो कैप्टन स्लीमन को नियुक्त किया था। अब देखिए कि आपने कुशासन के आधार पर अक्सर सुना है कि कुशासन होता है, एक शब्द है, ये देख रहे हैं आप, कुशासन, और एक शब्द है सुशासन। तो देखिए, ये जो सुशासन, जहां पर राम राज्य हो, अच्छा शासन हो, कोई अव्यवस्था नहीं हो, उसे सुशासन कहा जाता है। जहां पर अव्यवस्था हो का माहौल हो, प्रजा सुखी नहीं हो, अत्याचार हो, दुख हो, वहां पे हर तरह का जो विकृति उत्पन्न हो, ऐसी को कहा जाता है कुशासन। तो कुशासन का ही आरोप लगाकर या कुशासन के आरोप के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में ये मैसूर राज्य, इस मैसूर राज्य को अपने राज्य अर्थात ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, इस पर अधिकार कर लिया। उसी प्रकार से कुशासन का आरोप लगा करके ही 1834 ईस्वी में कुर्ग, जो कर्नाटक में कुर्ग है, और इस कुर्ग को भारत का, इसे स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये कुर्ग है, और इस कुर्ग को, और असम में जो है कि आप देख रहे हैं कछार, ये असम में कछार का क्षेत्र है। तो ये कछार ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कछार कहाँ है? असम, यानी ये असम में है। और ये कुर्ग, यह आपका कर्नाटक, और इसी कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन का आरोप लगाकर या कुशासन के आधार पर इसे भी अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब देखिए, अभी हमने आप लोगों को बताया कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है पूछता है, तो ये 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट किसके कार्यकाल में आया था भारत? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में आया था। और इसी के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, अर्थात भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया, और 1835 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना इसने किया था। तो इस तरह से इस लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो कार्य किया है, समाज में कार्य किया है, तो इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक को समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। देखिए आप लोग कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद
अगला भारत का गवर्नर जनरल बना सर चार्ल्स मेटकाफ। देखिए, ये सर चार्ल्स मेटकाफ को हम भारत का दूसरा गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। यानी भारत का जब प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ तो भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन हुआ? सर चार्ल्स मेटकाफ हुआ। और इस पे ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ अब ब्रिटिश कंपनी ने आगरा को, जैसे ब्रिटिश कंपनी ने मद्रास को अपना प्रेसिडेंसी नगर बनाया था, प्रेसिडेंसी मुंबई प्रेसिडेंसी नगर था, बंगाल प्रेसिडेंसी नगर था, उसी तरह से उसका आगरा एक प्रेसिडेंसी बना। तो जब आगरा प्रेसिडेंसी बना तो आगरा प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर भी बना था सर चार्ल्स मेटकाफ। तो अगर ये कभी पूछा भी जाए, प्रश्न पूछा जाए कि आगरा प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया था या प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सर चार्ल्स मेटकाफ। देखिए कि जब लॉर्ड वेलेस्ली था तो उसने भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए सेंसर बोर्ड का गठन किया था। इस तरह से जब लॉर्ड एडम्स था तो उसने भी समाचार पत्र पत्रिकाओं पर एक कानून बना दिया था और कानून बना करके उसने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इस तरह से जितने प्रतिबंध लगाए गए थे सारे भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को सर चार्ल्स मेटकाफ ने हटा दिया, यानी मुक्त कर दिया कि भारत के लोग या जो भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं वो सभी लोग मुक्त हैं और प्रकाशन करा सकते हैं। कोई बाध्यता, कोई लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का मुक्तिदाता या प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। प्रेस को भी कहा जाए तो जब प्रेसों पर कि अगर कोई भी प्रेस है, जैसे लॉर्ड एडम्स ने लगा दिया था, लाइसेंसिंग एक्ट लागू कर दिया था कि बिना लाइसेंस के आप कोई भी प्रेस अपना संचालन यानी नहीं कर सकता है, तो इसी तरह से इसने मुक्त कर दिया। तो इसीलिए प्रेसों का मुक्तिदाता भी इसे कहा जाता है। यही कारण था कि कंपनी सर चार्ल्स मेटकाफ का जो विरोध करने लगी, जिसके कारण सर चार्ल्स मेटकाफ ने जल्दी ही 1836 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब देखिए, सर चार्ल्स मेटकाफ के त्यागपत्र देने के बाद लॉर्ड ऑकलैंड को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर 1836 में भेजा गया। यह लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक यह गवर्नर जनरल के पद पर रहा और इसने एक महत्वपूर्ण कार्य इसने किया। जब मध्यकाल में शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई 4 प्रमुख सड़कें थी और उन 4 प्रमुख सड़कों का मूल नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसका मूल नाम सड़क ए आजम। लेकिन इस सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। तो शेर शाह सूरी द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था। शेर शाह सूरी की जो सड़क थी उसने बंगाल से लेकर के अटक तक, जैसे आगरा से लेकर के मध्य प्रदेश में, आगरा से चित्तौड़ और लाहौर से उसने जो 4 सड़कों का निर्माण करवाया था, तो इन्हीं सड़कों को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। तो ये सड़क ए आजम को ही शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इन सड़कों की मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया और करवाकर 1839 ईस्वी में इस शेर शाह सूरी मार्ग अथवा सड़क ए आजम मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड अर्थात इसी को जीटी रोड कहा जाता है रख दिया। अब लॉर्ड ऑकलैंड के बाद अगला गवर्नर जनरल भारत का बना लॉर्ड एलनबरो। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि देखिए, सिंध राज्य का विलय, तो यह जो प्रथम अफगान युद्ध चल रहा था, आंग्ल अफगान युद्ध चल रहा था, उसी में इस सिंध राज्य को अधीन करने में सफल हुआ था लॉर्ड एलनबरो ने और 1843 ईस्वी में इस सिंध राज्य को हड़प लिया, अर्थात अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया लॉर्ड एलनबरो ने। और लॉर्ड एलनबरो ने ही 1843 ईस्वी में नियम 5, ये देख रहे हैं कि ये नियम 5 के द्वारा दास प्रथा
अर्थात मानव के जो क्रय विक्रय था, उस प्रथा जिसे गुलाम प्रथा भी कहा जाता है, गुलामों की प्रथा का अंत करने का कार्य किया यह नियम। तो देखिए इससे 3 गवर्नर जनरल, इस पे बहुत ध्यान देना है आपको कि जब ये पूछा जाए कि दास प्रथा पर प्रतिबंध, तो हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, बताया था कि 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो उस समय गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में भी दास प्रथा का अंत किया जाए। तो उसके अनुपालन में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दास प्रथा के उन्मूलन का समाप्ति हेतु कानून पारित कर दिया कि यानी नियम बनाया जाए और भारत से भी दास प्रथा का अंत किया जाए। लेकिन दास प्रथा का अंत किसने किया? तो दास प्रथा का अंत करने का कार्य किया है लॉर्ड एलनबरो ने। यह 1843 में नियम 5 के द्वारा भारत से दास प्रथा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई, उसका अंत हो गया। 1844 ईस्वी में गवर्नर बना लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, और इस लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 तक रहा। और इस लॉर्ड हार्डिंग के ही कार्यकाल में कालिन कैंपवेल नाम के इस सैन्य अधिकारी ने मानव बलि प्रथा, इस मानव बलि प्रथा देख रहे हैं, ये मानव बलि अर्थात इसी को नर बलि प्रथा भी कहा जाता है। ये मानव बलि, नर बलि प्रथा एक जाति रहती थी, इसका नाम है खोड़ जाति। देखिए ये जाति है और एक खोड़ जाति, और इस खोड़ जातियों में ये प्रथा थी कि वर्ष में एक बार एक मानव को लोग पत्थर की शिला पे लिटा देते थे, और लिटा करके 2 लोग उसके पांव को, 2 लोग उसके हाथ को पकड़ लेते थे, और एक मानव लकड़ी लेकर के उसके सिर पर प्रहार करके लोग बलि देने का कार्य करते थे। तो इस कुप्रथा का अंत भी करने का कार्य किया लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। अर्थात ये भी भारत में एक कुप्रथा थी, इस कुप्रथा का अंत करने का कार्य अंग्रेजों के द्वारा अर्थात लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। लेकिन इस प्रथा को दमन कार्य करने के लिए नियुक्त किया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने कालिन कैंपबेल को नियुक्त किया था। अब लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बाद भारत का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी तो इतिहास में भारत में लॉर्ड डलहौजी के नाम से प्रसिद्ध है, और सबसे अधिक इसकी प्रसिद्धि का कारण है कि राज्य हड़प नीति, जिसे राज्य व्यक्तिगत नीति या जिसे लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है, तो इसी के लिए यह बहुत चर्चित रहा है। लेकिन इसका मूल नाम था जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे के नाम से जाना जाता था लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए कि इस लॉर्ड डलहौजी ने अपनी इस राज्य हड़प नीति का सर्वप्रथम सबसे पहले शिकार बनाया था महाराष्ट्र में इस सतारा राज्य को। कब बनाया? 1848 में सबसे पहले इसने ये कार्य किया। और इस लॉर्ड डलहौजी ने ही 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाया अवध के नवाब वाजिद अली शाह का। इसीलिए आरोप लगा करके उसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, अर्थात अपने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत उस पर अपना ब्रिटिश एकाधिकार कायम कर लिया। तो इसलिए पूछा जाता है कि अवध राज्य के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। उन्होंने हटा दिया उन्हें, और हटा करके इस पर ब्रिटिश राज्य कायम कर लिया। जब यह कुशासन का आरोप लगा करके अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया, उस समय अवध राज्य का ब्रिटिश रेजिडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अक्सर प्रश्न पूछता है, उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट वहां का अधिकारी था जेम्स आउटरम, यानी जो भू राजस्व अवध प्रांत का भू राजस्व होगा, उस भू राजस्व को वसूली करने का जो कार्य करेगा उसी को रेजिडेंट अधिकारी, तो उस समय उस पद पर था जेम्स आउटरम था। देखिए अब इस लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का फादर कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन रेलवे के नाम से जाना जाता है। यानी इसी के प्रयासों से ही भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेल लाइन का विस्तार किया गया, और वह 34 किलोमीटर, यानी मुंबई से थाना के बीच यह 34 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार किया गया। और
ये रेल लाइन का जो आरंभ किया गया, इस पे एक कंपनी थी जिसका नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी। इस कंपनी के द्वारा इस रेलवे ट्रैक पर यात्रा का आरंभ किया गया था। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि इस रेल यात्रा या रेल लाइन का आरंभ किया गया था तो पैसेंजर ट्रेन नहीं, सबसे पहले यानी इसका उद्देश्य था कि बंदरगाहों को खानों से जोड़ना, या खानों को बंदरगाहों, खान मतलब कारखाना, यानी इससे क्या होगा कि यानी खान से जो तैयार होंगे माल, वो माल बंदरगाह पे जा करके विदेशों में भेजा जाएगा, निर्यात किया जाएगा, और कम समय में सेना को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है। और इसी के कार्यकाल, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1854 ईस्वी में कलकत्ता में भी रानीगंज से कलकत्ता के बीच रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था। तो यानी सबसे पहले रेलवे लाइन का विस्तार खानों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए और सैनिकों को एक स्थान से कम समय में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रेलवे लाइन का विस्तार किया गया। इसी तरह से अन्य विभागों के भी कार्य करने के लिए इसने एक संयुक्त विभाग, जिसे सार्वजनिक विभाग कहा गया, इस विभाग का गठन भी लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसे टेलीग्राफ लाइन का जनक कहा जाता है, अर्थात भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी, कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाई गई थी। ये भी कार्य लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ और लॉर्ड डलहौजी ने ही पोस्ट ऑफिस विभाग का गठन किया था और इसका विभाग 1854 में 2 पैसे के प्रतिदर से डाक टिकट जारी किया था, जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाक भेजी जा सकती हैं। और इस लॉर्ड डलहौजी ने 2 राजधानियां बनाया। इसने जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया और शीतकालीन राजधानी कोलकाता को बनाया था इसने। इसके साथ ही साथ इस लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाना का मुख्यालय स्थानांतरित करके मेरठ में स्थापित किया और सैन्य मुख्यालय की स्थापना शिमला में किया था। और जब यह लॉर्ड डलहौजी अपना कार्य कर रहा था, उसी समय यानी भारत में देख रहे हैं किस तरह से इसने विस्तार का कार्य किया। उस समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह पर लेकर के वो आंदोलन चला रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि नहीं, विधवाओं को भी उन्हें विवाह करने का अधिकार दिया। जैसे कि आपने देखा, अभी हमने बताया कि जब 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अंत कर दिया गया, तो यानी ऐसा नहीं था कि पुरुषों के मृत्यु दर में प्रतिबंध लगा था, यानी पुरुषों की मृत्यु हो रही थी लेकिन विधवाओं की संख्या, लेकिन उन विधवाओं के उनके ही परिवार में अब उनके साथ मानसिक उत्पीड़न किया जाने लगा, यानी हे दृष्टि से लोग देखने लगे। तो अब ऐसी दशा में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ये उठाया बीड़ा कि नहीं, इन विधवाओं का पुनः विवाह होना चाहिए। इसके लिए उनके प्रयासों से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 25 विधवाओं का विवाह हुआ और उनका विवाह सफल रहा। ऐसी स्थिति में बंगाल के 984 लोगों की हस्ताक्षरित याचिका को लेकर के ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति को उन्होंने प्रस्तुत किया। जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो इस पत्र को देखकर, अर्थात भारतीयों के इस उत्साह को देख करके गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की तरफ से ईश्वरचंद्र विद्यासागर का स्वागत किया गया। इसी आधार पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित कर दिया। अब यहां भी आपको बहुत ध्यान देना है कि यानी लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया, लेकिन विधवा पुनर्विवाह लागू करने का कार्य अगला गवर्नर जनरल भारत का और वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग ने किया। तो इस तरह से ये आपके प्रमुख भारत के ये गवर्नर जनरल थे। फिर अगली क्लास में आप लोगों को भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के विषय में पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।